नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समग्र अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग जो अभी हाल ही में बीपीएससी एएसओ मेंस का पेपर हुआ है, उसके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, सही से उसके आंसर्स को ढूँढेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जा सकता था, उसको देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला प्रश्न है, भीम बाँध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो जहाँ तक भीम बाँध वन्यजीव अभयारण्य का सवाल है, ये आपको मुंगेर जिले में है, ठीक है? मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ियों में जो है ये भीम बाँध अवस्थित है। ये गर्म कुंड के लिए भी फेमस है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, केसरिया चौर आर्द्रभूमि बिहार के किस जिले में है? तो जहाँ तक केसरिया का सवाल है, ये पूर्वी चंपारण में है ना? केसरिया जो है वो आपको इसलिए भी फेमस है कि हाँ, क्योंकि यहाँ से अशोक के शिलालेख अभिलेख वगैरह पाए गए हैं। लौड़िया नंदनगढ़, लौड़िया अरिराज, ये सब जो है यहाँ पे काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत के बिहार राज्य में स्थित कौन सा प्राचीन स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाबोधि बिहार। महाबोधि बिहार जो है ये बिहार के गया जिले में स्थित है और इसका निर्माण जो है वो गुप्त शासकों द्वारा कराया गया था। वर्ष 2002 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसके अलावा एडिशनल पॉइंट की बात करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय भी जो है उसको भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो बिहार से कुल मिलाकर 2 ऐसे स्थल हैं जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी पोलावरम परियोजना से संबंधित है? जहाँ तक पोलावरम का सवाल है, ये बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई थी और ये एक प्रकार का सिंचाई परियोजना था और ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इसको घोषित किया गया था। केंद्र सरकार इसमें फंडिंग की है। तो ये गोदावरी नदी पे है और आंध्र प्रदेश जो है वो इस योजना का लाभार्थी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी नदी जोग प्रपात से संबंधित है? तो जोग फॉल जो है ये कर्नाटक के तारावती नदी पर है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्न में से कौन सा शहर भेल यानी BHEL से संबंधित नहीं है? ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा संबंधित नहीं है। तो जहां तक भेल का सवाल है, भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है? और ये जो है आपको भोपाल, हरिद्वार, त्रिची, हैदराबाद इन सब जगहों पर इसका कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब है। और ये कहाँ पे नहीं है, ठीक, हमसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं संबंधित है, तो लखनऊ जो है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र का आधार क्या है? तो देखिए, जहाँ तक कृषि जलवायु क्षेत्र का सवाल है, तो योजना आयोग जो है ना वो 1989 में 15 जोन में भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों को डिवाइड किया था। इसके अलावा जलवायु जो होता है ना उसमें वर्षा और तापमान को देखा जाता है, मेनली वर्षा और तापमान को। और कृषि में तो कृषि को तो देखा ही जाएगा, उत्पादकता को। तो अब इस आधार पे पाइएगा आप, यहाँ पे वर्षा है, तापमान है और कृषि है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये जनगणना से संबंधित प्रश्न है, ठीक है? तो जैसे पहला क्या कह रहा है, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य। तो सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? ये गोवा है, ठीक है? इसके अलावा अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य की बात करें तो ये आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो इसी अनुसार आप इसका मिलान करेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन 2 राज्यों के हिस्से आते हैं? तो जहां तक बुंदेलखंड का सवाल है, इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है आपको राजस्थान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ये आपको मालवा पठार का क्षेत्र है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है ये आपको बुंदेलखंड का क्षेत्र है। उसके आगे आपको बाघेलखंड मिलता है। फिर आपको झारखंड वाले क्षेत्र में छोटा नागपुर मिलता है और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आपको दंडकारण्य मिलता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सही उत्तर होगा 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ये अभिकथन, असर्शन और रीजन वाला प्रश्न है। असर्शन कह रहा है, भारत का पूर्वी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पश्चिमी तट की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसका रीजन कह रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूलतः सिर्फ बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। तो देखिए यहाँ सिर्फ वाला स्टेटमेंट गलत है। एक तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और हमें पता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये अरेबियन
खाड़ी वगैरह में भी डेवलप होता है, तो इस पर्पज से भी जो है रीजन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है परंतु आर मिथ्या है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्राच्यवादी प्रभाव में कौन से संस्थान स्थापित किए गए थे? तो जहां तक प्राच्यवादी का सवाल है तो आप लोगों को आंग्लवादी और प्राच्यवादी, आंग्ल प्राच्य विवाद के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और प्राच्यवादी क्या होता था? तो प्राच्यवादी वैसे लोगों का समूह था जो भारतीय भाषा और भारतीय सामग्री के अध्ययन पर जोर डालते थे। अब ऑप्शन के हिसाब से कलकत्ता का मदरसा जो कि वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू किया गया था, फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि विलियम जोन्स के द्वारा शुरू किया गया था, और बनारस के संस्कृत कॉलेज जो कि जोनाथन डंकन के द्वारा शुरू किया था। ये सभी जो है आपको प्राच्यवादी प्रभाव के कारण स्थापित किए गए थे, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में मौलिक बदलाव लाने वाली विचारधारा कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयोगितावाद, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयोगितावाद, जिसको यूटिलेटरलिज्म भी कहते थे। तो 19वीं सदी की शुरुआत में जो है उपयोगितावाद विचारधारा ने ब्रिटिश प्रशासन पर गहरा प्रभाव डाला था। जेरेमी बेथम और जेम्स मिल जैसे विचारकों ने इस दर्शन का मूल दिया था, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इसी विचारधारा के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक और डलहौजी के समय में भारत में कई प्रशासनिक और सामाजिक सुधार हुए थे, ठीक है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बिहार प्रांतीय सम्मेलन में गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है 28 अगस्त 1920 को। तो इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में 12वीं बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का मीटिंग किया गया था 28 अगस्त 1920 को, और इसी दिन जो है असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया था। जहां तक असहयोग आंदोलन का सवाल है, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी, और ये दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक का डेथ हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा का लोगों ने बहिष्कार किया था। तो ये बहिष्कार जो है 22 दिसंबर 1931 को किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स का नाम था एडवर्ड एट, ठीक है। और इम्तियाज अहमद सर के बुक में जो ये क्लियरली मेंशन किया गया है, प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे, जो एडवर्ड अष्टम के नाम से जाने जाते थे, वो 22 दिसंबर 1921 को पटना का दौरा किया था। तो पूरे शहर में पूर्ण हड़ताल मनाई गई। लोगों ने काले झंडे दिखाकर और दुकानों में बंद रखकर उनका व्यापक रूप से बहिष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है यहाँ पे सूचियों का मिलान करना है। एक तरफ संगठन दिया गया है, दूसरी तरफ संस्थापक है। जहां तक नेशनल इंडियन एसोसिएशन का सवाल है तो ये मैरी कारपेंटर के द्वारा 1870 में शुरू किया गया था। इंडियन सोसाइटी की बात है तो ये आनंद मोहन बोस के द्वारा 1872 में शुरू किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लंदन में 1866 में शुरू किया गया था। और इंडिया लीग जो है ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में शुरू किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई दिवस, तो ये 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। कैबिनेट मिशन कब आता है तो ये मार्च 1946 में आता है। फिर वेवेल योजना की बात करेंगे तो ये जून 1945 में आता है, और एटली की घोषणा जो है ये फरवरी 1947 में होती है। तो इस तरीके से आप अगर क्रमवार तरीके से इसका मिलान करेंगे तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है गोपाल हरि देशमुख ने बॉम्बे के लोक हितवादी के नाम से बेहतर जाना जाता है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है 1873 में भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी बैंक कंपनियों, मिलों और कारखानों की स्थापना का प्रचार किया और घर में बने सामानों के बजाय विदेशी सामानों को प्राथमिकता देने की प्रथा की निंदा की। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसके बाद ऑप्शन थर्ड कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1897 में स्वदेशी भंडार शुरू किया। तो ये भी सही है। और ऑप्शन 4 है सरला देवी ने 1903 में लक्ष्मी देवी भंडार शुरू किया। तो चारों जो है आपको सही, हमसे सही कथन पूछा जा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, असर्शन और रीजन। असर्शन कह रहा है राजा नारायण बोस को बंगाल में राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना जाता है। ये बिल्कुल सही है। राजा नारायण बोस जो है इनको बंगाल में राष्ट्रवाद का पितामह भी कहा जाता है। तो स्टेटमेंट सही है।
रीजन कह रहा है उन्होंने 1867 में हिंदू मेला की स्थापना की थी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। जहां तक हिंदू मेला का सवाल है तो 1867 में शुरू हुआ था। इसको शुरू करने में नवगोपाल मित्र और राजनारायण बोस जैसे लोगों का योगदान था। इसके अलावा टैगोर फैमिली से भी लोग जो है इसमें सक्रिय भूमिका निभाए थे। तो इसीलिए इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण देता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये भी जो है आपको असर्शन रीजन वाला प्रश्न है। कह रहा है लाला लाजपत राय ने 1916 में तर्क दिया कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय के द्वारा जो है सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया गया था। वो यंग इंडिया नामक जो न्यूज़पेपर था उसमें लिखते थे, तो उसी में उन्होंने अपनी ये तर्क प्रस्तुत की थी। इसके अलावा रीजन क्या बताया जा रहा है कि तिलक का मानना था, लाला लाजपत राय का मानना था कि कांग्रेस का उद्देश्य पहले ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना और केवल गौण रूप से भारत के हितों की रक्षा करना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। असर्शन और रीजन दोनों सत्य है और रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े इन कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कांग्रेस को गैर कानूनी नहीं घोषित किया गया था। ये गलत है, क्योंकि कांग्रेस जो है ना इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, कुछ जगहों पर तो ऐसा हुआ ही था। फिर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 कह रहा है उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा, बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में तथा बंगाल के सतारा जिले में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार बना ली थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 3 है छात्र, मजदूर और किसान विद्रोह के आधार थे, जबकि उच्च वर्ग और नौकरशाह सरकार के प्रति वफादार रहे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर 1 को आप हटा दीजिएगा तो ऑप्शन 2, 3, 4 सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से पॉलिटी के कुछ सवाल शुरू होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार के जनजातीय क्षेत्रों के शासन और प्रशासन के लिए अलग कानून बनाने का अधिकार देता है? तो पहले तो शेड्यूल 5 और 6 में जो है ये जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में दिया गया है। और जहां तक आर्टिकल की बात है अनुच्छेद की, तो ये अनुच्छेद 244 है। जहां तक अनुच्छेद 243 का सवाल है तो ये आपको पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा 245 और 249 जो है ये केंद्र राज्य संबंधों के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद में विषमता यानी एसिमेट्री के उदाहरण है? तो एसिमेट्री क्या होता है? अगर आप अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ एक मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था तो उसके फाइनल वर्डिक्ट में जो है एसिमेट्रिकल टर्म जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूज किया गया था। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल का जहां तक बात है तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व आप गौर कर सकते हैं कि बिहार मतलब भारत के 28 राज्यों में जो राज्यसभा की सीटें आवंटित की गई हैं तो सभी राज्यों को अलग अलग संख्या दी गई है। वहीं आप अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पे 50 राज्य हैं और हर राज्य से 2 व्यक्ति चुना जाता है। तो यानी हमारा जो राज्यसभा है ना वो बिल्कुल एसिमेट्री का उदाहरण है, तो यानी 1 तो होगा ही। फिर 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है, तो ये भी सही है क्योंकि पूरे भारत में तो हम ये प्रावधान यूज नहीं करते, लेकिन हम कुछ क्षेत्रों में तो जरूर स्पेशल प्रोविजन करते हैं, तो ये भी एसिमेट्री का ही उदाहरण है। फिर नीति आयोग की संरचना ये भी एसिमेट्रिकल है क्योंकि जिस राज्य को जितनी ज्यादा जरूरत होती है हम उसको उतना ही हेल्प करते हैं, जिसको कम जरूरत है उसको हम कम करते हैं। इसके अलावा संघीय इकाइयों के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रावधान, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है पूछ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। हेबियस कॉर्पस रिट का उल्लेख अनुच्छेद 32 और 226 दोनों में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा। इस रिट का प्राथमिक उद्देश्य अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करना है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे? जहां तक ड्राफ्टिंग समिति यानी प्रारूप समिति का सवाल है तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। यह 7 सदस्यीय समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो इसमें जो है आपको दामोदर स्वरूप सेठ जो है इसमें शामिल नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो इसका गठन संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसे 1964 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। देखिए, इसका गठन 1964 में जरूर हुआ था, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा जो है ना 2003 में प्राप्त हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। फिर इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 3 अन्य आयुक्त होते हैं, तो इसमें 3 नहीं, मतलब एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, तो ये भी गलत है। यानी 2 और 3 गलत है, हमें सही चुनना है, तो यानी केवल एक ही सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य बताना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, कोई भी विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर के अधिरोपण या उन्मूलन प्रावधान करता है, स्वतः ही उसे धन विधेयक होने के योग्य बनाता है, तो ये गलत है। ठीक है, स्वतः नहीं होता है ऐसा। फिर स्टेटमेंट 2 कह रहा है, यदि राज्यसभा धन विधेयक पर कुछ सिफारिशें करती है तो लोकसभा उन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। देखिए, बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है, मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। इसके अलावा स्टेटमेंट 3 कह रहा है, यदि राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा में वापस नहीं किया जाता तो उसे पारित माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमें जो है सही को ढूंढना था, तो केवल एक सही है, सॉरी केवल 3 सही है, केवल 3, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निजी असंगठित क्षेत्र के कार्यरत श्रमिकों के लिए पेंशन योजना। ठीक है, जहां तक अटल पेंशन योजना का सवाल है, तो इसको जो है ना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो श्रमिक होते हैं उनको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। इसके तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के बाद जो है 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की गारंटी न्यूनतम मासिक पेंशन दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो जहां तक प्रस्तावना का सवाल है, कह रहा है प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, जैसा कि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, बेरूबारी केस इसमें बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में बोला गया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो स्टेटमेंट 1 सही है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन संविधान के मूलभूत विशेषताओं को नहीं बदल सकता। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि केशवानंद भारती केस के बाद जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया है, और उसके तहत जो है हम लोग मूल अवधारणाओं को नहीं बदल सकते, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रहा है, प्रस्तावना न्यायोचित है और इसके प्रावधान न्यायालय में परिवर्तनीय है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है ना आपको न्यायोचित जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, हम लोग न्यायालय के पास नहीं जा सकते इसकी परिवर्तन के लिए, तो हमको जो सही कथन चुनना था, तो 1 और 2 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी स्थापना पहली बार 1921 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। फिर समिति के कार्य लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के 308 के तहत निहित है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो हमको सही चुनना था, 1, 2, 3 तीनों सही, यानी उपर्युक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत पहल के अंतर्गत बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपने निर्दिष्ट उत्पाद के साथ गलत मेल खाता? हमको गलत चुनना है। आइए चेक करते हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर का शाही लीची फेमस, यानी ये सही है। नालंदा का मखाना गलत है, क्योंकि मखाना जो है ये मिथिला के क्षेत्र का है, मधुबनी दरभंगा के क्षेत्र का। गया जो है गुड़ के लिए फेमस नहीं है, गुड़ जो है ना ये पश्चिम चंपारण वगैरह के साथ इसका मिलान है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गया जो है तिलकुट वगैरह के लिए फेमस है, तो तिलकुट भी वैसे गुड़ से ही बनता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना ये गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, गलत मेल करना है, यानी ए और सी दोनों गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, यहाँ पे असर्शन रीजन वाला प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है भारत की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को पूंजीगत व्यय कटौती किए बिना राजकोषीय घाटे को कम करके वित्तीय समेकन मजबूत करने की उम्मीद है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है संपत्ति मोनेटाइजेशन से प्राप्त आय को पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना जाता है, जिससे इसे राजस्व व्यय की बजाय अवसंरचना निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, इसका सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन ए, यानी असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण है। देखिए, जहां तक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की बात है, तो इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की पुरानी जो ब्राउनफील्ड संपत्ति थी
उसको पट्टे पर देकर पैसा जुटाना है ताकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। इससे सरकार को उधार नहीं लेना पड़ता है, जिससे राजकोषीय घाटा कम होता है। क्योंकि मुद्रीकरण से मिलने वाला पैसा पूंजीगत प्राप्ति है, इसलिए कारण पूरी तरह से सही है और उसका व्याख्या भी सही करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये भी असर्शन रीजन वाला प्रश्न है। कह रहा है भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र बड़ी एफडीआई प्रवाह आकर्षित कर रहा है, जो 2030 में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्राप्त है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। जहां तक रीजन का सवाल है, तो सौर मॉड्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव जैसे अनुकूल नीति ढांचा ने निजी निवेशकों के लिए सभी वित्तीय और नियामक बाधाओं को हटा दिया है। तो देखिए, सभी बाधाओं को हटा दिया है, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये नहीं हो सकता है। कुछ बाधा तो अभी भी विद्यमान है ना, ठीक है। जैसे अभी भी जैसे भूमि के अधिग्रहण की बात हो जाए या फिर ग्रिड एकीकरण की बात हो जाए या नियामक स्तर पर भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो ये पूरी तरह से जो है हटा नहीं है। तो इसलिए कारण जो है ना, ये स्पष्टीकरण इसका सही नहीं दे रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित को सही तरीके से मतलब मिलान करना है, इसका टाइम पीरियड बताना है। आइए देखते हैं। पहला है आपको राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, तो जहां तक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का सवाल है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1921 को। ठीक है, अब 15 अगस्त 1921, 15 अगस्त 2021, सॉरी, ठीक है, 2021 को। फिर राष्ट्रीय जो लॉजिस्टिक्स नीति है, ये सितंबर में 2022 में शुरू हुआ है। ठीक है, फिर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जो प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव है ना, प्रोत्साहन पैकेज, ये 2020 में दिया गया था, कोरोना के बाद। ठीक है, और उसके बाद जो है पीएलआई योजना के तहत नए क्षेत्रों का विस्तार किया गया है। तो ये जो है ना, आपको कब किया गया था? तो ये दिसंबर 2021 में किया गया है, दिसंबर 2021 के आसपास किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप मिलान करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 1 4 2। ठीक है, 3 1 4 2, इस तरीके से सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग मिला सकते हैं, यहाँ मैंने आपको ईयर दे दिया है, तो इस हिसाब से आप अपने सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चंस को जो है ना, हम लोग अपने शाम के क्लास में 9 PM क्लास को हम लोग जो गूगल मीट के थ्रू आयोजित करते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, वहां पे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका वीडियो भी अपलोड किया गया है, 30 क्वेश्चन पर वीडियो के हिसाब से दिया गया है ना। 3 दिनों में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन करके इसको डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बस आंसर बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में क्रमबद्ध करें। ठीक है, तो इसमें भी जो है आपको डेट वगैरह बताना है, ईयर बताना होगा। तो पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये एमएसएमई के लिए लाया गया था, तो ये लाया गया था अप्रैल 2015 में। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना का सवाल है, तो ये लाया गया था अगस्त 2014 में। प्रधानमंत्री किसान योजना की बात करेंगे तो ये लाया गया था फरवरी 2019 में। और अटल पेंशन योजना की जहां तक बात है, तो ये लाया गया था मई 2015 में। इस तरीके से अगर आप इसका मिलान करेंगे तो 3 सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 35 का ए, 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ है कि डब्ल्यूटीओ के तहत कृषि समझौते यानी सब्सिडी को ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अंबर बॉक्स में वर्गीकृत किया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है भारत का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी, वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आता है। तो देखिए, ग्रीन बॉक्स के तहत नहीं आता है, बल्कि ये जो है ना आपको अंबर बॉक्स के तहत आता है। ठीक है, ग्रीन बॉक्स में नहीं बल्कि अंबर बॉक्स में आता है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। फिर डब्ल्यूटीओ के तहत विशेष और भेदभावपूर्ण प्रावधान विकासशील देशों को अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं। तो स्टेटमेंट 3 जो है ना, ये भी सही है, यानी 2 गलत है, 3 सही है, 1 सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हमसे सही पूछा जा रहा है, तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चल रहे हैं, 37 पे चल रहे हैं। 37 क्या कह रहा है? कह रहा है वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन यानी एफआरबीएम, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है, ठीक है, कह रहा है अधिनियम राजस्व घाटे को समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3% तक कम करने का प्रावधान करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने से रोकता है
सिवाय असाधारण परिस्थितियों में, तो ये भी बिल्कुल सही है, ऐसा कहा गया था एफआरबीएम एक्ट में। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अधिनियम केंद्रीय सरकार को वार्षिक बजट के साथ मध्य अवधि की वित्तीय नीति विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हमको सही कथन चुनना था, ठीक है, सही कथन, तो 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का मुख्य उद्देश्य जो है वो राजकोषीय अनुशासन लाना था। इसके तहत राजस्व घाटे को शून्य करना और राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3% तक सीमित करना तय किया गया था। यह आरबीआई से सरकारी उधार पर भी रोक लगाता है, ठीक है। इसके अलावा सरकार को बजट के साथ माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज पेश करने पर अनिवार्य करता है। इस तरीके से तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पंचवर्षीय योजना से है और इसका मिलान करना है। जहां तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का सवाल है, तो ये जो था आपको कृषि विकास, उसके अलावा सिंचाई और ऊर्जा से संबंधित था, तो 1 का 2 हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था ये नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये गरीबी निराकरण और आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ था। और तृतीय योजना जो था ये अन्न में आत्मनिर्भरता और बुनियादी उद्योग से जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से अगर आप मिलान करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे कुछ समितियां दी गई हैं और उसका मिलान करना है। जहां तक नरसिम्हम समिति का सवाल है, तो नरसिम्हम समिति जो थी वो बैंक के सुधार से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो नरसिम्हम समिति किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है आपको आ जाएगा बैंकिंग और वित्तीय सुधार से। फिर केलकर समिति जो था ना, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संरचना के सुधार से जुड़ा हुआ है। वहीं रंगराजन समिति जो है ये मुख्य रूप से गरीबी आकलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। रंगराजन समिति गरीबी आकलन से। और रघुराम राजन समिति जो है ये राज्यों के पिछड़ने के मापने के लिए नया सूचकांक बनाने के लिए था, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप इसका मिलान करेंगे तो आप पाएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की आबादी में कितने प्रतिशत लोग अब भी गरीब हैं, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 33.76% जो लोग थे ना वो अभी भी गरीब हैं, ठीक है ना। तो ये है ऑप्शन में 31 दिया गया, क्लोजेस्ट तो यही है, लेकिन चूंकि उपर्युक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन है तो इसका सही उत्तर यही होना चाहिए, 33% ही इसका उत्तर होगा। एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। नीति आयोग की जो राष्ट्रीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2023 आई थी, उसके अनुसार बिहार में बहुआयामी गरीबी प्रतिशत 51.89% जो कि 2015-16 में था, उससे घटकर 33.76% 2019-21 में हो गया है। क्योंकि 33.76 विकल्प है ही नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 51st G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कनाडा में हुआ था। कनाडा में कहाँ पे हुआ था? कनानास्किस में हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कह रहा है भारत की 16वीं जनगणना किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है। 2026-27 दोनों में आयोजित किया जाएगा, 2 चरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 2026 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3rd पोजीशन आया था, ठीक है ना, ऑप्शन सी। जहां तक एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के प्रदर्शन का बात है तो उसमें लगातार सुधार हो रहा है। 2023 में बैंकॉक में भी भारत 27 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा था और 2025 में ये दक्षिण कोरिया में हुआ है। इसमें भी भारत ने तालिका में शीर्ष 3 में अपना स्थान बनाया है, ठीक है ना। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो ये 1896 में हुआ था, 1896 में, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और कहाँ पे हुआ था? तो ये यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। किस भारतीय राज्य में मोबाइल आधारित ई वोटिंग शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। आपको पता ना चाहिए कि हाल ही में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह का जो हुआ है, शहरी निकायों का चुनाव, उसमें बिहार में जो है ई वोटिंग वगैरह हुई थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बाकी क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी 1951, ठीक है। तो भारत में वॉलीबॉल खेल को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए सर्वोच्च संस्थान है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है बिजनेस रेडी परियोजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई थी? तो जहां तक बिजनेस रेडी का सवाल है, यह वर्ल्ड बैंक की अपनी पुरानी और विवादित, ठीक है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद कर दिया और उसकी जगह पर निवेश और कारोबारी माहौल का आकलन करने के लिए नई और अधिक पारदर्शी योजना बिजनेस रेडी शुरू किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 48 है हिस्ट्री का, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये इजी क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था 1828 में कलकत्ता में, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीति जैसे सती प्रथा, मूर्ति पूजा, बहुविवाह, इन सबको दूर करना। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किस वर्ष दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948 में, ठीक है, 1948 में, ठीक है। तो 1948 में पेरिस में यूनेस्को के तत्वाधान में दुनिया भर में प्रमुख राजनीतिक विज्ञानों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां आधुनिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र और उसकी परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के उपकरणों से संबंधित है, यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन जो है ये डिमॉक के द्वारा दिया गया था। डिमॉक पूरा नाम क्या है इनका? मार्शल ई डिमॉक। तो प्रसिद्ध राजनीतिक और लोक प्रशासन के विद्वान मार्शल ई डिमॉक का मानना था कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का नहीं बल्कि सरकार और उसमें काम करने वाले उपकरणों का भी व्यवहारिक अध्ययन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मार्शल ई डिमॉक। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो इस बार जो साइंस के क्वेश्चन थे थोड़ी टफ कैटेगरी के हैं, आइए देखते हैं। पहला असर्शन रीजन वाला है, कह रहा है मायोपिया निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इसके अलावा रीजन दे रहा है कि दूर की वस्तुओं की प्रतिमा रेटिना के पीछे बनती है। तो इसमें क्या है ना कि असर्शन तो सही है, रीजन गलत है, ठीक है ना। रीजन क्यों गलत है? क्योंकि रेटिना के पीछे नहीं बल्कि रेटिना के आगे ही बन जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया भी कहते हैं, में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, यह अभी कथन बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कारण है कि यह छवि रेटिना के आगे बन जाती है ना कि पीछे, ठीक है। तो इसलिए जो है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कह रहा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तथा इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पृथ्वी की सतह पर m द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा? तो इसका आंसर जो है ना 8 mg हो जाएगा, ठीक है, 8 mg। फॉर्मूला अप्लाई आप कीजिएगा तो आप यहाँ पे उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे देखिए बनाया भी गया है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? समान आकार के दो गोले, एक शीशे का यानी एक लेड का, ठीक है, इसके अलावा दूसरा एल्युमिनियम का, दोनों प्रारंभ में विराम अवस्था में, उन्हें 50 मीटर की ऊंचाई से एक साथ छोड़ा जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब निम्नलिखित में से कौन सी राशियां समान रहती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति और त्वरण। गति और त्वरण जो है समान हो जाएगा। देखिए वायु प्रतिरोध को अगर आप नग्न मान ले यानी फ्री फॉल होने की स्थिति मान लीजिएगा तो गिरने वाली सभी वस्तुओं का त्वरण जो है ना वो समान होता है, क्योंकि दोनों एक साथ छोड़े गए हैं और उनका त्वरण समान है, इसलिए किसी भी बिंदु पर उसकी गति भी समान होगी चाहे उसका द्रव्यमान कुछ भी हो। तो 53 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? कह रहा है दो लंबे सोलेनॉइड पी और क्यू में समान कुल कुंडलियां हैं तथा दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। तो सोलेनॉइड पी की लंबाई क्यू की लंबाई से दोगुनी है। सोलेनॉइडों के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पीबी बटे बी क्यू ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1:2। देखिए सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है ना वो क्या कहते हैं, मतलब प्रति एकांक लंबाई में कुंडलियों की संख्या पर निर्भर करती है। चूंकि कुल कुंडलियों और धाराएं समान हैं और पी की लंबाई दोगुनी होगी तो इसके कारण से उसका जो मतलब वो है ना आधा हो जाएगा, ठीक है, अनुपात जो है वो आधा हो जाएगा। तो इसलिए 1:2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है यदि समान धारा समान लंबाई और अनुप्रस्थ काट वाले तांबे और लोहे के तारों से प्रवाहित की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहे के तार में तांबे के तार की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है, क्योंकि जूल के ऊष्मा नियम के अनुसार ऊष्मा जो है लोहे की प्रतिरोधकता तांबे से अधिक है, इसलिए समान आयाम होने पर लोहे का तार का प्रतिरोध अधिक होगा जिससे उसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी यानी गर्म हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कक्ष तापमान पर निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल को अवरोही यानी बढ़ते क्रम में सजाना है। तो देखिए सबसे ज्यादा क्या होगा, लोहा में है ना, सॉलिड में, फिर लिक्विड और फिर गैस में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सबसे कम गैस मतलब गैस में, उसके बाद जल में और उसके बाद लोहा में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कह रहा है असर्शन रीजन वाला प्रश्न है। कह रहा है कि मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक 1.44 है जो जल के अपवर्तनांक 1.33 से अधिक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव्यमान घनत्व जितना अधिक होगा उस माध्यम का प्रकाश की चाल भी उतनी अधिक होगी। देखिए प्रकाश की चाल अधिक नहीं होगी बल्कि उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो रीजन गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, टीन से बना एक फ्यूज तार इस प्रकार बनाया गया है कि जब विद्युत धारा 10 एम्पियर से अधिक हो जाती है तो यह पिघल जाता है। यदि उसी पदार्थ के फ्यूज तार से किसी विद्युत उपकरण में 30 एम्पियर तक की धारा को सुरक्षित रूप से प्रवाहित करना हो तो उसमें क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्यूज तार का अनुप्रस्थ काट यानी क्षेत्रफल बढ़ाएं और उसे उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 10th का जब आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो जब डिटेल में अगर आप समझेंगे तभी ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसको काफी टफ टाइप का क्वेश्चन माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए जहां तक बैलेंस्ड 4 का सवाल है ना, तो ये हो जाएगा लकड़ी का ब्लॉक दोनों ओर से समान बल लगने के कारण स्थित होता है, यानी ए का 2 हो जाएगा। अब गति का प्रथम नियम क्या है, इनर्शिया वाला लॉ। तो जब बस विराम अवस्था से चलना शुरू करता है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, गति का दूसरा नियम क्या होगा, ये हो जाएगा कि एक फील्डर जो है गेंद पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है ताकि उसका इनर्शिया कम हो सके, उसका मोमेंटम कम हो सके। और थर्ड नियम क्या कहता है, जब बंदूक से गोली दागी जाएगी तो पीछे की ओर भी झटका देगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप अगर इसका मिलान कीजिएगा तो आप पाएंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है और एक प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो प्रकाश के पथ में घटित होने वाली प्रकाशीय घटनाओं का सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पहले अपवर्तन होगा, फिर विक्षेपण होगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक, आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर अपवर्तन होगा। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है घंटा धातु एक एलॉय है। तो घंटा जो होता है ना, बेल मेटल, वो तांबा और टीन का एलॉय है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी तांबा और टीन। ठीक है, चलिए जहां तक तांबा और टीन के प्रोपोर्शन का सवाल है तो ये 80:20 के रेशियो में मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है आयोडीन शीघ्रता से घुल जाती है। तो आयोडीन जो है ना, ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ बहुत जल्दी घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन का सबसे कम अस्थायी ऑक्साइड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, Cl2O। ठीक है, ऑप्शन ए Cl2O इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, तो इसमें C2H5OH जो है ये क्षार नहीं है। ठीक है, ये आपको एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला दिया गया जो कि कार्बन यौगिक यानी शराब है। ठीक है, जिसका स्वभाव उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। ये बेसिक यानी क्षारीय नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, HClO4। ठीक है, यानी ऑक्सी अम्लों में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जितनी अधिक होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। ठीक है, तो जो ये एसिड दिया गया है HClO4, ठीक है, तो ये जो है ना आपको सही हो जाएगा उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं निम्नलिखित में से किसे निषेचक की तरह प्रयोग किया जाता है। जहां तक इस निषेचक का सवाल है इसको एनेस्थेटिक कहते हैं। ठीक है ना, तो ईथर का प्रयोग जो है ना निषेचक के रूप में किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है निम्नलिखित में से आयरन किसका अव्यय है। तो आपको पता होगा कि हेमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा पाई जाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना, ये आपको क्षारीय होता है ना, सामान्य क्षारीय।
ठीक है, तो चलिए ए का 2 हो जाएगा। फिर फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का जहां तक सवाल है, तो ये जो है ना आपको अधात्विक ऑक्साइड है, यानी ये अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी का 4। फिर कह रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जहां तक एल्युमिनियम ऑक्साइड का सवाल है तो ये उभयधर्मी है, यानी एम्फोटोरिक है। और सोडियम ऑक्साइड जो है NaOH, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, क्षार है। तो इस तरह आप इसका मिलान करेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। क्वेश्चन नंबर 69 है, कठोर जल में निम्नलिखित में से किसके लवण होते हैं? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं। पानी की कठोरता मुख्य रूप से पानी में घुलनशील मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, क्लोराइड या बाइकार्बोनेट लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जहां तक बेकिंग सोडा का सवाल है तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, और इसमें जो है ना सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, कुफरी किसकी प्रजाति है? तो कुफरी जो है ना ये आलू की प्रजाति है। ठीक है, आलू, कुफरी आलू की विभिन्न उन्नत प्रजाति का नाम है। इसका नामकरण हिमाचल प्रदेश में कुफरी में स्थित आलू अनुसंधान केंद्र के नाम पर किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, टीलोफाइलम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो टीलोफाइलम जीवाश्म जो है ये राजमहल की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है। टीलोफाइलम जो है ना एक विलुप्त जिम्नोस्पर्म पौधे का जीवाश्म है। भारत में जुरासिक काल में ऐसे कई महत्वपूर्ण पादप जीवाश्म मुख्य रूप से झारखंड, बिहार के राजमहल पहाड़ियों में पाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजमहल पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 73 है, कैथेरेंथस रोजियस में क्या मिलता है? तो कैथेरेंथस रोजियस में विनक्रिस्टीन मिलता है। ठीक है, विनक्रिस्टीन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैथेरोनियस रोजियस जो है एक औषधीय पौधा है। इसमें विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन नामक महत्वपूर्ण एल्केलाइड प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया के इलाज में कीमियोथेरेपी दवा के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, दारू वाहिका को जल संवहन में सहायक है, समानतः किसमें मिलता है? यानी दारू वाहिका जो जल संवहन में सहायक है वो सामान्यतः किसमें मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आवृतबीजी में मिलता है। ठीक है, आवृतबीजी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75 कह रहा है, इनमें से क्या मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है? तो कुछ लाइकेंस जो होते हैं ना, कुछ लाइकेंस वो मसालों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी एंजाइम मिलती है? तो सबसे ज्यादा जो है ना पृथ्वी पर रूबिस्को नामक एंजाइम मिलता है, रूबिस्को। ठीक है, चलिए यह सभी प्रकार का जो प्रकाश संश्लेषण जीव है उसमें महत्वपूर्ण काम करता है, तो ये रूबिस्को इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, स्पाइरुलिना से संबंधित निम्न तथ्य है। तो स्पाइरुलिना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए स्पाइरुलिना में जो है ना आपको प्रोटीन होता है और प्रोकैरियोट होता है, हेट्रोसिस्ट नहीं होता है इसमें। ठीक है ना, तो स्पाइरुलिना 1 और 2 हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम द्वितीय, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? 78 कह रहा है, असर्शन रीजन वाला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण का तापमान बढ़ गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह वातावरण में कार्बन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ने, जंगल की कटाई और मीथेन गैस की मात्रा बढ़ने से हुआ है। रीजन भी सही है, यानी असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन इसका सही स्पष्टीकरण दे रहा है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? कह रहा है, निम्न जीवों को विकास के सही क्रम में रखते हुए नीचे दिए गए कूटों का चयन कीजिए। पहला है फाइटोप्थेरा, एगेरिस, फिर है अल्टरनेजिया, फिर है मार्चेला। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 4 2 3। ठीक है, काफी टफ टाइप का है क्वेश्चन। ये मेडिकल साइंस में जो लोग पढ़ते हैं ना उसमें ये सब पढ़ा जाता है। मैं आज रिसोर्स ट्रेसिंग कर रहा था तो मैंने पाया कि ये सारी चीजें एलन की स्टडी मटेरियल में दिया गया है। पता नहीं ये सब जनरल स्टडीज के क्वेश्चन में क्यों दे रहा है। ठीक है, तो बहुत टफ क्वेश्चन दिया गया है, साइंस खास करके बहुत टफ है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 80 जो है ये प्लांट हार्मोन से दिया हुआ क्वेश्चन है, मिलान करना है। जहां तक IBA का सवाल है, ठीक है, तो ये इंडोल ब्यूट्रिक एसिड होता है IBA। तो इसका जो है ना ये
जड़ों के विकास में मदद करता है, तो ए का 2 हो जाएगा। फिर है GA3, इसको जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, ये पौधे के तने की वृद्धि करता है, ठीक है, तो पौधे की वृद्धि इसका हो जाएगा, बी का 4। उसके बाद सी है ABA, इसको एब्सेसिक एसिड भी कहते हैं, तो एब्सेसिक एसिड जो है ना ये बीज प्रस्तुति में काम आता है, प्रसूति में। फिर एथिलीन जो है ये फल पकाने का काम करता है, तो एथिलीन वाला तो इजीली आप लोगों को पता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? एक जानवर जो सांस लेता है लेकिन उसमें कोई रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ जो है ना इसमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, लेकिन ये सांस लेता है। कहाँ से लेता है? तो ये स्किन से लेता है, मॉइस्ट स्किन से, ठीक है ना, अपने त्वचा के माध्यम से ही गैसों का ये आदान प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है माइक्रोस्कोपी के अलावा इनमें से कौन सी तकनीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोरेडियोग्राफी, ठीक है, ऑप्शन बी ऑटोरेडियोग्राफी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? गोल्जी उपकरण के कामों के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट पढ़ें। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट और केमिकल मॉडिफाई करना, बिल्कुल सही है। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में म्यूसिन निकालना, ये भी सही है। तीसरा है कीट बख्शी पौधे में स्लाइम निकालना है, स्लाइम, ये भी सही है, यानी तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तभी सही है, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है, क्यों पाया जाता है? क्योंकि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिन पुरुषों में सिंगल अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होता है वे कलर ब्लाइंड होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 84 का ए, ठीक है। क्वेश्चन 85 क्या कह रहा है? सही क्रम में है, आपको इसमें मिलान करना है, मोजोजोइक, आर्क्योजोइक और प्रोटोजोइक। फिर यहाँ ऑप्शन बी, सी, डी इस तरीके से दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले हो जाएगा आपको आर्क्योजोइक, फिर हो जाएगा पेलियोजोइक और फिर हो जाएगा प्रोटोजोइक। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, 85 का सी आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? मेढक के टेडपोल में आयोडीन की कमी से क्या होगा? तो इसका मेटामॉर्फोसिस में रुकावट हो जाएगा, यानी जो टेडपोल है ना वो अपना रूप बदलकर मेढक नहीं बन पाएगा कभी भी, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कह रहा है टेडपोल को एक वयस्क मेढक बदलने में, जिसको मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं, उसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है, और थायरोक्सिन के निर्माण में पानी में जो आयोडीन होता है ना उसका होना आवश्यक है, और आयोडीन की कमी से टेडपोल कभी मेढक नहीं बन पाएगा, यानी मेटामॉर्फोसिस कभी नहीं होगा, रुकावट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है नेफ्रॉन का वह हिस्सा जो सोडियम के एक्टिव रिएब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्टेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? कौन सा नेशनल पार्क भारत का एक सींग वाले गैंडे का नया घर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो गेंडे का, एक सींग वाले गेंडे का नया घर के रूप में जाना जाता है। 1984 में असम के गेंडे को एक नए आवास में बसाने के लिए उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें राइनो पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा प्रोडक्ट और इसके लिए जिम्मेदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सही मैच किया गया जोड़ा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथिल अल्कोहल और ईस्ट, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है न्यूरॉन में रिफ्रैक्टरी पीरियड्स वह समय होता है जब पूरी तरह से एक्साइटेबिलिटी इनमें से नहीं होती। तो टफ क्वेश्चन है भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरीके से हम लोगों ने 90 क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज के थे वो सभी बना लिया है। अब इसके बाद जो है आपको मैथ और रीजनिंग का सवाल होगा, तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इन सब का अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसी चैनल में आप नीचे लिंक्स दिए गए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें हम लोग डिटेल में क्यों ये आंसर क्यों होगा और किस तरीके से उस आंसर तक पहुंचा जा सकता था, उसका सोर्स क्या है, हम लोगों ने वो सब भी बताया है। तो आप वहां पर जाके उन सब वीडियो को भी देख सकते हैं।
इसके अलावा हमारे क्लास से अगर आपको जुड़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।